कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कानून की भाषा किसी सीक्रेट कोड की तरह है जिसे समझना बहुत मुश्किल है? अच्छा, क्या हो अगर ये पता चले कि उस कोड को क्रैक करने की एक चाबी है? आज हम सब मिलकर कानूनी दस्तावेजों के इन्हीं रहस्यों से पर्दा हटाएंगे और सीखेंगे कि इन्हें एक एक्सपर्ट की तरह कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए इस कोड को मिलकर तोड़ते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल से शुरू करते हैं, आखिर कानून का भविष्य लिखा कहाँ जाता है? और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। जी हाँ, क्योंकि ये हमेशा किसी अदालत के कमरे में नहीं लिखा जाता। कानून को आकार अक्सर उन जगहों पर दिया जाता है जहां हमारी नज़र कम ही पड़ती है। और यही हमें सीधे आज के मौजू के दिल में ले जाता है, लॉ जर्नल्स। बिल्कुल, ये लॉ जर्नल्स कानून की दुनिया की वो गुप्त प्रयोगशालाएं हैं जहां नए-नए कानूनी विचारों को जन्म दिया जाता है, उन पर जमकर बहस होती है और उन्हें तराशा जाता है। तो ये लॉ जर्नल आखिर हैं क्या? समझिए कि ये विचारों का एक अखाड़ा है, एक ऐसा एकेडमिक मंच जहां कानून के बड़े-बड़े विद्वान, वकील और यहां तक कि स्टूडेंट्स भी नए आइडियाज पर बहस करते हैं और मौजूदा कानूनों का चीर-फाड़ करके विश्लेषण करते हैं। यहीं पर कानून की नई थ्योरीज को परखा जाता है। और हाँ, ये सारे जर्नल्स एक जैसे नहीं होते। कुछ जर्नल्स जैसे कि मशहूर हार्वर्ड लॉ रिव्यू एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह होते हैं जो कानून के लगभग हर पहलू को कवर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ जर्नल्स बहुत खास होते हैं जो सिर्फ एक ही विषय पर फोकस करते हैं, जैसे पर्यावरण कानून या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून। मतलब हर कानूनी दिलचस्पी के लिए एक जर्नल मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि ये जर्नल्स इतने असरदार क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ गहरा विश्लेषण ही नहीं देते, बल्कि ये प्रेरक अधिकार का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कोई जज किसी पेचीदा केस में फंस जाता है जहां कानून एकदम साफ नहीं है, तो वो अक्सर इन जर्नल्स में दिए गए तर्कों का सहारा लेकर अपना फैसला सुनाता है। ये वाकई में बहुत शक्तिशाली हैं। अच्छा, तो अब अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं और सीखते हैं कि किसी लॉ जर्नल के आर्टिकल में दिए गए कानूनी तर्क की बनावट को कैसे समझा जाए। देखिए, हर अच्छे लॉ जर्नल आर्टिकल का एक लॉजिकल फ्लो होता है। ये एक शीर्षक से शुरू होता है, फिर आता है एक परिचय जो मुख्य तर्क की एक झलक देता है। इसके बाद पूरा संदर्भ समझाया जाता है और फिर आता है आर्टिकल का दिल, यानी विश्लेषण और तर्क, और आखिर में एक नतीजा। ये बिल्कुल एक अच्छी कहानी की तरह है, बस यहाँ किरदारों की जगह कानूनी दलीलें होती हैं। और हाँ, फुटनोट्स को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। ये सिर्फ छोटे-मोटे नोट्स नहीं हैं, किसी भी विद्वान की कानूनी लिखाई में ये बेहद ज़रूरी होते हैं और हमारी पड़ताल के अगले हिस्से के लिए यही हमें सुराग भी देंगे। तो इन जर्नल्स का इस्तेमाल अदालत के अहम फैसलों को ढूंढ निकालने के लिए एक टूल की तरह कैसे किया जा सकता है? चलिए देखते हैं। यही तो है असली चाबी, फुटनोट्स। ये वो खजाने का नक्शा है जो हमें सीधे असली स्रोतों तक ले जाते हैं। ये हमें उन मामलों और कानूनों तक पहुंचाते हैं जिन पर लेखक का पूरा तर्क टिका होता है। समझिए, सबूत तक पहुंचने का सीधा रास्ता। तो असल में ये करते कैसे हैं? आप कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं या केस नोट्स जैसे खास सेक्शन देख सकते हैं। लेकिन असली जासूसी वाली ट्रिक है फुटनोट्स की बारीकी से जांच करना। असली खजाना वहीं छिपा होता है, सबसे जरूरी कानूनी मिसालें। तो चलिए अब इस पूरी पड़ताल के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, खुद एक अदालती फैसले के कोड को क्रैक करना। किसी भी फैसले को ठीक से पढ़ने के लिए इन मुख्य हिस्सों को ढूंढना होता है। सबसे पहले असल में हुआ क्या था, ये है तथ्य। फिर अदालत को किस कानूनी सवाल का जवाब देना था, ये है मुद्दा। अदालत का जवाब क्या था, जिसे होल्डिंग कहते हैं। और सबसे जरूरी, उस जवाब के पीछे का तर्क क्या था। उस तर्क का एक खास लैटिन नाम है, रेशियो डिसिडेंडी। ये किसी भी फैसले का दिल होता है। यही वो तर्क है जो कानूनी तौर पर बाध्यकारी होता है और आने वाले मामलों के लिए एक मिसाल कायम करता है। समझिए कि यही खेल के नियम तय करता है। लेकिन सोचिए, तब क्या होता है जब जज खुद ही एक बात पर सहमत ना हो? बस यहीं से चीजें सचमुच दिलचस्प हो जाती हैं। और यही सवाल हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे दमदार आइडिया की तरफ ले जाता है, असहमति, यानी माइनॉरिटी व्यू की ताकत। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के विचारों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मेजॉरिटी की राय ही कानून बन जाती है, वो बाध्यकारी है। लेकिन माइनॉरिटी की राय भले ही उस वक्त कानून ना बने, पर अक्सर भविष्य की भविष्यवाणी करती है। ये हमें एक झलक दे सकती है कि आने वाले समय में कानून किस दिशा में मुड़ सकता है। तो ये काम कैसे करता है? मेजॉरिटी की राय कानून की आधिकारिक व्याख्या बन जाती है।
लेकिन एक असहमतिपूर्ण राय यानी डिसेंडिंग ओपिनियन मेजॉरिटी के तर्क की कमियों या खामियों को उजागर कर सकती है। और फिर एक कनकरिंग ओपिनियन भी होती है, जहां जज नतीजे से तो सहमत होता है पर उसके कारण बिल्कुल अलग होते हैं। और यही असहमति की असली ताकत है। ये भविष्य में होने वाले कानूनी बदलाव का बीज बो सकती है। जो आज एक अकेली असहमत आवाज है, वही कल समाज और कानूनी सोच के बदलने के साथ नए कानून का आधार बन सकती है। और यही बात हमें आखिरी नतीजे पर लाती है। किसी फैसले को सच में समझने के लिए सिर्फ मेजॉरिटी की राय पढ़ लेना काफी नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि कानून क्या हो सकता था या भविष्य में क्या बन सकता है। और वो ज्ञान, भविष्य की वो झलक अक्सर असहमति की आवाज में ही मिलती है। ये आने वाले कल के कानून की गूंज है।